मोनो हेलोजिनेशन। तो टर्म क्या था, देख लोगे सिर्फ, तो जो हम लोग पढ़ा रहे थे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में, वो टर्म क्या था, मोनो हेलोजिनेशन। इसमें कि क्या करते थे हम लोग मोनो हेलोजिनेशन प्रोसेस में, मेनली चेक करते थे कि किसी अल्केन का रिएक्शन H2H दैट मीन्स किसी हेलोजन के साथ HNO के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में कराते थे। और उसमें जो डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन आता था, जितने भी डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन अल्केन या साइक्लो अल्केन में प्रेजेंट है, उसी के बेसिस पे वो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट या मोनो हेलो प्रोडक्ट बना पाते थे। सेकेंड जो प्रोसेस था, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। बस 2 मिनट में यहाँ पे इसको समाप्त कर दो यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या करते थे, किसी भी अल्कीन या अल्काइन का डबल बॉन्ड हटा देते थे। तो वहां पे क्या करते थे, देखते हैं सेकंड होमवर्क भी डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। उसमें क्या करते थे हम लोग, वहां पे डबल बॉन्ड हटा देते थे उस केस में। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में तो प्रोसेस एक्चुअली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हट जा रहा था, दैट मीन्स पाई बॉन्ड। बट प्रोसेस क्या था, H2 का एडिशन हो जा रहा था, और H2 का जब एडिशन होता था तो अपने आप क्या हो रहा था, वहां पे हट जा रहा था पाई बॉन्ड। और एक लास्ट प्रोसेस था ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस प्रोसेस ये भी किसका करते थे, तो ये दोनों किसके लिए यूज किया जाता था, अल्कीन एंड अल्काइन के लिए। Alpine and अल्कीन एंड alpine. अल्काइन जब होगा तभी हम लोग ओजोनोलिसिस कर पाएंगे। ओजोनोलिसिस प्रोसेस में हम लोग 2 टाइप का पढ़ा देते, रिडक्टिव एज वेल एज ऑक्सीडेटिव। तो रिडक्टिव भी अल्कीन एंड अल्काइन दोनों का कर पा रहे थे, एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी अल्कीन एंड अल्काइन का कर रहे थे। तो रिडक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज कम्पेयर टू ऑक्सीडेटिव। मैंने दोनों पढ़ा रखा है, क्वेश्चन दोनों करा सकता है। ये हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, और इसका क्वेश्चन, इसमें जो एक्सरसाइज 1 का मैंने होमवर्क दिया हुआ था, इसमें सेक्शन ए डिस्कस हुआ था या नहीं डिस्कस हुआ था, ये नहीं बताओ हुआ तुम। था सर। No, sir. चलो कुछ लोग बता रहे हो कि हुआ था सेक्शन ए, बाकी लोग भी बताओ। पार्ट 1 का सेक्शन ए नहीं हुआ था सर. नहीं हुआ था। हुआ था सर। चलो अब कुछ लोग बता रहे हो, इसमें तुम्हें लोग डिसाइड करके बताओ। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का जो सेक्शन ए था, सर पर डाउट नहीं है उसमें तो। ओके नहीं हुआ था। नहीं, जो भी डाउट है या नहीं है, अगर सारा होगा तो और अच्छी बात है। बट क्लास में हम लोग जो डिस्कशन होता है, एक भी क्वेश्चन किसी का डाउट है या डाउट नहीं था, जो भी है तुम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें मैंने कितना होमवर्क दिया था तुम लोग, बहुत ज्यादा कुछ होमवर्क था नहीं, 2 ही सेक्शन था, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पार्ट 1 पार्ट 2। बिल्कुल पार्ट 1 पार्ट 2 का, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2। एक मिनट में बुकलेट देख लो। हाँ, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। मतलब बहुत ज्यादा डाउट नहीं है, एक एक दो दो क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। सर पार्ट 2 का A3। देखते हैं वहां पे हम लोग। पार्ट 2 पे आते हैं, पहले हम लोग पहले पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। पार्ट 2 पे हम लोग आएंगे, तो पहले पार्ट 1, उसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में क्या क्या डाउट है। पार्ट 1 में एक आ रहा था डाउट, इसमें एक्सरसाइज पार्ट 1। बताओ से करिए क्या लिख रहे हो इसमें, P1 P2 क्या मीनिंग है इसका, बताओ क्लियरली, किस पार्ट की बात कर रहे हो उसमें। बाकी लोग भी देखो, जो भी डाउट है इसमें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, सेक्शन ए सेक्शन बी में। देखो चेक करो बुकलेट, जो भी सॉल्व किया हो गया। ओके, पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन ए बी, डाउट कुछ है तो वो बताओ इसमें, सेक्शन ए सेक्शन बी पार्ट 1 में। A4 का 1, A4 का फर्स्ट इसमें। बाकी लोग भी बताओ क्या है डाउट।
A3, और सेक्शन बी वही क्वेश्चन है। और स्पेसिफिक भी बता सकते हो, ऐसा नहीं कि उसमें 2-3 क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो भी तुम्हारा स्पेसिफिक डाउट है उसको बताओगे तो हम लोग ज्यादा इजीली डिस्कस कर पाएंगे वहां पे कम टाइम में। B2 का फर्स्ट चेक कर लेते हैं, B2 का सेकंड भी है, B2 का फर्स्ट सेकंड दोनों चेक कर लेते हैं। B1 का E, और कुछ डाउट इसमें है तो ठीक है, और भी कोई डाउट है तो बताओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर A3 से। अब क्वेश्चन नंबर A3 की बात करें, इसमें बोला जा रहा है साइक्लोअल्केन हैविंग मॉलिक्यूलर मास 84 and 4 secondary carbon atoms will form 4 monochloro structural isomers on chlorination. Identify the structure of cycloalkane. अब यहाँ पे देखो जो साइक्लोअल्केन बोला जा रहा है जिसका कि मोलिकुलर मास क्या दिया हुआ 84, और उसमें साइक्लोअल्केन अगर बोला जा रहा है वहां पे है, दैट मीन्स अल्केन है, दैट मीन्स कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है और साइक्लिक आ रहा है वहां पे। क्या गेस कर सकते हैं इसमें? यहाँ पे अगर एक ये आ जाए इस टाइप से, यहाँ पे रैंडम सोचना है। यहाँ पे B1 का C भी है, चेक कर लेते हैं। B1 का C देख लो क्वेश्चन नंबर A3 में, इसमें बोला जा रहा है कि 84 मोलिकुलर फार्मूला हो, will form 4 monochloro structural isomers on chlorination। आपको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। अगर हम लोग 5 एलिमेंट का रिंग बनाते हैं, यहाँ पे साइक्लोअल्केन है, साइक्लोपेंटेन, इसका मोलिकुलर मास कितना है? 84। नहीं, रटना नहीं है, सोचना है। यहाँ पे कार्बन कितना है? 5 कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना होगा? यहाँ पे हर एक कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन। 8 C5H10। तो मोलिकुलर फार्मूला आ गया C5H10। मेरा क्वेश्चन क्या है इसमें? इसका मोलिकुलर मास 70। 70 सही है। तो सिंपल सा था, एक कार्बन का 12, तो 12 इंटू 5 60, और H10 दैट मीन्स 60 प्लस 10 70। मोलिकुलर फार्मूला, ये मोलिकुलर मास कितना गिवन है? 84। तो कहीं ना कहीं एक और कार्बन का ऐड होगा यहाँ पे, 5 कार्बन से ज्यादा ही कार्बन एटम होगा रिंग में, जो साइक्लोअल्केन बोला जा रहा है। अब एक ये रिंग ले लीजिए यहाँ पे, इसका मोलिकुलर मास कितना? सोचो यहाँ पे। 84। बताओ सब लोग, बताओ 84 आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर 84। 84 आ रहा है इसमें। इसी टाइप से तुम्हें सोचना है कि 84 अप्रॉक्स, अगर 84 मोलिकुलर मास चाहिए, कार्बन कितना और हाइड्रोजन कितना आ रहा है? तो 12 कार्बन और साइक्लिक कंपाउंड लेना है, तो हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? वो अपने आप बैलेंस आ जाता है। और अल्केन ही लेना है, साइक्लो अल्केन, अल्किन नहीं लेना है। यहाँ पे 84 आ रहा है, बट इसका अगर हम लोग यहाँ पे Cl2H न्यू करते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स मोनोक्लोरिनेशन, इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना मिलेगा यहाँ पे? 1। तो बाकी लोग भी बताओ क्या रहेगा नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट? सही है, इसमें क्या रहेगा? 1 ही मिलेगा, क्योंकि सही है। CH2 हर जगह CH2 है, तो कहीं पे एक H को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाओगे वहां पे, तो क्लोरीन से रिप्लेस करोगे H को, तो सेमी टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। 84 तो मोलिकुलर मास आ गया, बट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एंड 4 सेकेंडरी कार्बन एटम, इसके पास तो 6 सेकेंडरी आ गया, सब सेकेंडरी कार्बन, ये तो नहीं आ पाएगा यहाँ, इसकी जरूरत ही नहीं था आगे चेक करने का। मोलिकुलर मास यही है, इसका मतलब क्या? इसी का कोई आइसोमर होगा, इसी का आइसोमर कैसे ड्रॉ करते हैं?
ये 6 कार्बन का था, अब एक कम कार्बन का रिंग बना दो, दैट मीन्स 5 कार्बन का, और एक कार्बन को बाहर कर दो यहाँ पे। क्लियर है? अब क्या करो, इसमें इसका भी मोलिकुलर मास 84 है, इसमें सेकेंडरी कार्बन कितना आ रहा है? 4. 4. एक ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ये भी 1. सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन, और ये सेकेंडरी, ये तुम्हारा टर्शियरी और ये प्राइमरी। इसमें दो कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर पा रहा है, मोलिकुलर मास 84 आ रहा है इसका, और ये 4 सेकेंडरी कार्बन भी आ रहा है। आगे रीड करना था, will form 4 monochloride structural product, structural isomers on chlorination, identify the structure of cycloalkane। अब यहाँ पे अगर इसका मोनोक्लोरिनेशन करते हैं हम लोग Cl2H न्यू, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोक्लोर प्रोडक्ट कितना मिलेगा यहाँ पे? सोचना, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है यहाँ पे? 4 monochloro products. सही है, इसमें ये क्या मिल पाएगा तुम्हें? 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल पाएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, अब ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप, क्योंकि ये सिमेट्रिकल आ रहा है यहाँ पे, और ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का, तो टोटल डिफरेंट टाइप कितना आ गया? 1 2 4. 3 4, इसमें 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिल जाएगा। 4. दैट मींस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो स्ट्रक्चर होगा साइक्लोअल्केन का यही आ जाता है यहाँ पे, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्लियर है? सोचने का तरीका क्या था यहाँ पे, 84 मोलिकुलर मास है, जो कार्बन होगा 5 से तो पॉसिबल नहीं हो रहा था, मैंने फिर एक कार्बन को और इंक्रीज कर दिया, दैट मीन 6 कार्बन, 84 मोलिकुलर मास आ रहा है, बट इसमें एक ही मोनोक्लोरोफॉर्म मिल रहा था, चाहिए कितना? 4, और जब 4 मोनोक्लोरोफॉर्म चाहिए यहाँ पे, इसका कोई आइसोमर लेना था, तो एक आइसोमर ले लिया यहाँ पे, इसी से मिल पा रहा है यहाँ पे। तो ये नेम सही है, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन या सिंपली मिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्लियर है? तो यही तुम्हारा स्ट्रक्चर आ जाता। नेक्स्ट है A4 का फर्स्ट, A4 के फर्स्ट में राइट द मोनोक्लोराइड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ, कौन कौन सा आएगा वहां पर, चेक कर लेते हैं वहां पर हम लोग। A4 का फर्स्ट, इसमें बोला जा रहा है कोई कंपाउंड्स यहाँ पे इसी टाइप का गिवन है यहाँ पे, इसमें दिया हुआ है Cl2H न्यू, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट वो कितना मिलेगा यहाँ पे? अब यहाँ पर भी देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, तो ये 1 डिग्री करके दिखाओ यहाँ पर, ये क्या होगा? 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री आ रहा है तुम्हारा, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, और ये भी 2 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। देखते हैं, बाय सिमेट्री चेक करेंगे यहाँ पे हम लोग, सही है सबका। अब देखो यहाँ पे सोचने का तरीका क्या था कि ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, डिग्री वाइज तो सेम है, बट ये 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है, और ये 1 डिग्री 4 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे। ये दोनों 1 डिग्री डिफरेंट टाइप का होगा तुम्हारा, ये और ये डिफरेंट टाइप का, ये मैं सिंगल टिक लगा रहा हूँ, ये डबल टिक, दैट मीन्स दोनों 1 डिग्री डिफरेंट टाइप का है। ये 2 डिग्री आ रहा है, तो ये 2 डिग्री इससे कनेक्टेड है, 4 डिग्री और एक प्राइमरी कार्बन से 1 डिग्री से, ये तुम्हारा डिफरेंट टाइप का आ जाएगा यहाँ पे। और 4 डिग्री कार्बन है, दैट मीन्स वहां पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, 4 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है। और हम लोग क्या चेक करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन चेक करते हैं। ये तो कार्बन आ गया, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसको तो काउंट नहीं करना है। तो 1 2 3, अभी 3 डिफरेंट टाइप का मिल गया था। अब ये जो 2 डिग्री है इसमें तुम्हारा डिफरेंस, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का, क्योंकि सिमेट्रिकल आ रहा है यहाँ पर, और ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री तुम्हारा सेम टाइप का है, और ये जो आ जाएगा तुम्हारा फिर डिफरेंट टाइप का आ जाएगा। तो बाय सिमेट्री ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री सेम टाइप का, ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री सेम टाइप का, बट ये दोनों आपस में डिफरेंट है यहाँ पे, और ये 2 डिग्री डिफरेंट है। तो टोटल कितना डिफरेंट मिल गया? 1 2 3 4 5 6, तो 6 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, और
इस पोजीशन पे वहां पे एक एक H को रिप्लेस करना था और एक कोइन को ऐड करना था, तो खुद से कर सकते हो। वहां पे करना कैसे था, टोटल 6 जो प्रोडक्ट आ रहा है वो यहाँ से एक H को रिप्लेस करते हैं, कोइन को ऐड करते हैं। फिर दूसरे केस में यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्लास में कर रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें सेक्शन बी में B1 का C एंड E। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पार्ट का भी क्वेश्चन करोगे, बहुत ही कम क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मैथ जैसा या फिर जैसा कोई कुछ क्वेश्चन आता नहीं जो कि बहुत ज्यादा टाइम लगे कैलकुलेशन में। सिंपल सा क्वेश्चन अगर आ रहा है तो तुरंत वो सॉल्व कर सकते हो, लॉजिक अगर क्लियर है तो। B1 का C, B1 के C में आई थिंक कर सकते थे, इवन सेम क्वेश्चन क्लास में कराया गया होगा। B1 के C में CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे क्या दिया गया O3 और H2O2। कौन सा ओजोनोलिसिस कराओगे, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव? ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव, ये तो सबसे पहले Oxidative. सही है। ये रिएजेंट देख करके सबको क्लियरली पता चलना चाहिए। रिडक्टिव कब होता है, जब Zn होता, और Zn नहीं है सिर्फ H2O या सिर्फ H2O2 आ रहा हो तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव। और जब ऑक्सीडेटिव होता है तो मैंने क्लास में बताया हुआ है, इसमें क्या सोचना था कि CH3 रिडक्टिव के जैसा सोचते हैं, और जैसा रिडक्टिव के जैसा अगर सोचोगे तो रिडक्टिव में कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन पा रहा था वहां पे। ऑक्सीडेटिव का केस है कि ये जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, और फाइनली इधर भी एक OH और इधर एक OH। तो फाइनल बॉन्ड जो तुम्हारा बनता है इसमें CH3C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे सिंपली वैसे भी सोच सकते हो, जब अल्काइन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो तो ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, और इस पार्ट से भी एसिड और इधर से भी एसिड, दैट मींस C डबल बॉन्ड OH। बस रिडक्टिव के जैसा अगर याद रखते हो वो दोनों एक साथ याद रह जाएगा। अल्काइन का रिडक्टिव क्या कैसा रहेगा, और फाइनली जब ऑक्सीडेटिव होगा तो क्या प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, ये तुम्हारा फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। बेसिकली क्वेश्चन में 1 ही मॉलिक्यूल दे रखा है, बट अंडरस्टूड है कि वो दोनों बन रहा है यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल। B1 का A भी है, B1 के A में तो बताना क्या है मुझे, B1 के A में ये क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब बिल्कुल भी नोटबुक नहीं पढ़ते सॉल्व करने से पहले। लेक्चर नोट्स को सबसे पहले रिवाइज करोगे, CH3 इसमें क्या करना है, सिंपली डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक ऑक्सीजन इधर ऐड कर दो, एक ऑक्सीजन इधर ऐड कर दो, यही तुम्हारा प्रोडक्ट आ जाता है इसमें यहाँ पे, एसीटोन दोनों साइड से। ये तो कर सकते थे यहाँ पे। O3 ZnH2 है, और ZnH2 आगे दैट मींस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट पार्ट है इसमें B1 का E। अब B1 के E में देखना था यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH को, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों दे रखा है इस केस में। इसमें सोचना है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, O3H2O2, दैट मींस ऑक्सीडेटिव, H2O2 सिर्फ है, दैट मींस ऑक्सीडेटिव। और जब ऑक्सीडेटिव होता है अल्काइन का, मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया हुआ है, उसमें क्या करते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, तो ट्रिपल बॉन्ड जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों पार्ट OH, और इधर से भी क्या मिलेगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH, और ये CH देखोगे ध्यान से, ये क्या है CH। और जब डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होता है उसमें ये क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीटली ब्रेक होगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन से एक H कनेक्टेड है यहाँ पे, जो कि H आ रहा है। इसमें क्या करोगे, ये तो OH था ही यहाँ पे है, अब इसमें भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर H कनेक्टेड है और ऑक्सीडेटिव का केस है तो वो OH में कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH। और इसके यहाँ पे राइट साइड में अगर देखोगे तो क्या रहा है, C डबल बॉन्ड O
जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन है और ये दोनों हाइड्रोजन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स ऑक्सीडाइज हो जाता है H2O2 है तो OH और ये सर पीछे ना CO2 दिया है सर, उधर OH नहीं लिखा है एक मिनट आंसर मैंने में। क्लास में बता रखा है, वेट करो इसमें, ये मैंने एरो लगाया भी है अभी। ये क्या बन गया तुम्हारा H2CO3, H2 एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। हाँ सर, वो H2 और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये H2CO3 जैसा आ गया कार्बोनिक एसिड। ये फर्दर मैंने क्लास में भी बता रखा है कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CO2 प्लस H2O। ये CO2 तो ये बनता ही नहीं है फाइनली, यहाँ पे जैसे बनता है ये CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है यहाँ पे। इस तरीके से सोचना था यहाँ पर। एक ही ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड और ये CO2 वाटर तो यहाँ पे आता ही है, तो नहीं लिखने की जरूरत। चलो ठीक है, ये तो आ गया इसमें पार्ट 1। पार्ट 2 की बात करें हम लोग इसमें। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। ये तो काफी आसान सा सेक्शन है, फिर भी बताओ इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी में क्या क्या डाउट है। सबसे पहले सेक्शन ए बताओ इसमें, सेक्शन ए। सेक्शन बी में कोई डाउट है तो वो भी बताओ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो ही नहीं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। पार्ट 1 का B2 का 1, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या है उसमें। ओके, एक क्वेश्चन और भी था उसमें, वहाँ पर आते हैं इस पे भी हम लोग। बिल्कुल B2 का 1 2 दोनों था उसमें। इसके आते हैं हम लोग B2 का 1 2। एक मिनट इसको देख लेते हैं पहले। अब यहाँ पे B2 का 1, B2 के 1 में अब देखो यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट ही दे रखा है यहाँ पे। और जब फाइनली प्रोडक्ट ही दे रखा है B2 के 1 में, जो कि किस टाइप का दे रखा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे जो दूसरा कोड दे रखा है वो क्या है इसमें, CH2O। अब यहाँ पे सोचने का तरीका ये था कि यहाँ पे जो ऑप्शन आकर के ऐड हो रहा है यहाँ पे आफ्टर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, O3ZnH2O दिया हुआ, दैट मीन्स रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कि कौन से अल्किन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आ रहा है यहाँ पे। जब ऑप्शन होता तो ये काफी आसान हो जाता, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो फिर कैसे सोचोगे। ये जो 3 ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पे इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, तभी वो ब्रेक होकर के इस टाइप से आ रहा है। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सॉरी डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे क्या होता है, अंडरस्टूड है ये CH2 भी है, बॉन्ड लाइन फॉर्म है अगर यहाँ पे CH2 इसी से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और जब इसी का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे यहाँ पे, तो फिर फाइनली प्रोडक्ट ये दोनों मिल पाएगा। अब इसमें सिर्फ ये CH2O फॉर्मल डिहाइड दे रखा है। चलो क्या मीनिंग है इसका, फॉर्मल डिहाइड। अब ये जो फॉर्मल डिहाइड मिल रहा है तो मैं इसका 3 मॉलिक्यूल्स आएगा जो कि अंडरस्टूड रहता है। इस वाले पार्ट से भी फॉर्मल डिहाइड, यहाँ से भी फॉर्मल डिहाइड और यहाँ से भी फॉर्मल डिहाइड, और इस बीच वाले पार्ट से ये कंपाउंड मिल जाता है। तो ये जो पूछा जा रहा है कि जो P जो हाइड्रोकार्बन है, तो P का स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ P एंड Q। ये तुम्हारा P का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें क्लू मिल पा रहा है कि P क्या होगा, इसी दोनों को ऐड करना था यहाँ। क्लियर है। और 3 ऑप्शन था यहाँ पे, दैट मीन्स 3 डबल बॉन्ड आएगा इसी वो 1 3 5 पोजीशन पे, और फिर ये बन पाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से आ रहा है तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है वहां पे C6H10
इसका जब ओजोनोलिसिस कराया जा रहा है O3ZnH2O का, दैट मीन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो इसमें फाइनली बोर्ड क्या बन रहा है, हेक्सेन 1,3 डायल। तो हेक्सेन 1,3 डायल का मीनिंग क्या यहाँ पे है, C डबल बॉन्ड OH, इस टाइप से 1 2 3 4 5 6, C डबल बॉन्ड इस टाइप से आ जाता है 1 2 3 4 5 6। यही कंपाउंड का नेम है हेक्सेन 1,6 डायल, जो कि नेम दे रखा है। ये किससे बन रहा होगा, किस कंपाउंड्स का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया गया होगा जो ये आ रहा होगा, जल्दी सोच पा रहे होगे। ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, ये एक ही कंपाउंड बन रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये साइक्लिक अल्कीन रहा होगा इस टाइप का। और जब इसी का ओजोनोलिसिस कर दोगे, ये क्या आता है तुम्हें, एक कंपाउंड मिल जाता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, H और H एंड F हो रही, ये तुम्हारा आंसर आ जाता है यहाँ पर। ये काफी आसान सा पार्ट था ये दोनों, तो इसमें भी सोचना था, यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि 3 मॉलिक्यूल्स है, और ये तो काफी आसान था ये। अब बताओ आगे इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। कुछ डॉट भी है या हो गया दोनों सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी। सर A3 A3 देखते हैं, A3 सेक्शन का भी आ रहा है, B3 B, आंसर आ गया, पर कैसे हुआ वो नहीं समझा। तो ठीक है, B3 B4, क्वेश्चन नंबर 1 का C, क्वेश्चन नंबर 1 का C, A1 की बात कर रहे हो, ठीक है, देखते हैं A1 ही होगा इसमें। चलो और भी कोई डाउट हो इसमें तो ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं हो गया होगा, आसान सा पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर A1 की C की बात कर लेंगे यहाँ पे। इसमें देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन गिव्स सेम प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोजनेशन। अब सेम प्रोडक्ट किसमें दे रहा है, तो 1 का C की बात करें हम लोग यहाँ पे, 3 इथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन, 3 इथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन, साइक्लोप्रोप 1 इन 3 इथाइल, तो यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप लगा दो, ये क्या रहेगा 1, यहाँ से नंबर स्टार्ट होता, 1 इथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। दूसरा जो कंपाउंड है इसमें 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन, साइक्लोप्रोप 1 इन, और ये 1 2 डाइमिथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। जब इसी दोनों कंपाउंड्स का हाइड्रोजनेशन करोगे वहां पे, ये क्या बोला जा रहा है कि सेम प्रोडक्ट, यहाँ से सेम प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में सिर्फ क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को तो ही हटाते हैं, और पाई बॉन्ड को अगर हटाते हैं इसमें, ये मिल जाएगा तुम्हें इस टाइप का, और इसमें क्या मिल जाएगा, ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है, सेम नहीं आ रहा, सी ऑप्शन नहीं आ नहीं रहा। बोल हाँ बताओ। सर 3 इथाइल है ना, तो इथाइल ऊपर आएगा ना। एक मिनट, बिल्कुल ये 3 इथाइल है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे नंबर भी क्या दीजिए, तो 1 पे आ रहा है यहाँ पे, ये क्या रहेगा तुम्हारा 1 2 3, ये यहाँ पे रहेगा इथाइल। बट आफ्टर हाइड्रोजनेशन तो मैं यही मिल जाएगा, इसका भी नेम क्या होगा, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। या ऊपर लगाना चाहो ऊपर भी लगाओ, या आफ्टर हाइड्रोजनेशन ये सेमी पॉड मिल रहा है, ये मिल जाएगा तुम्हें। ऐसा नहीं कि ये ऊपर था तो ये नीचे कैसे आ गया, तो लिख सकते हो यहाँ पे दोनों सेम ही है, ये लिखो या फिर ये। बट जब स्टार्टिंग कंपाउंड ड्रॉ करो तो ये यही रहेगा, इसमें यहाँ पे नहीं रखना था, ये 3 इथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन, ये दोनों डिफरेंट है यहाँ पे, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं आ पाएगा। अब शेखर कह रहे हैं, शेखर कह रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड को उड़ा देते हैं, बिल्कुल डबल बॉन्ड को उड़ा दो यहाँ पे। एक्चुअल में क्या होता है, एच और एच आकर के ऐड हो जाता है, और बॉन्ड लाइन फॉर्म में हम लोग एच को दिखाते नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टूड है, तो एच आकर के ऐड हो जाता है और 500 जाता है।
क्लियरली है तो पाई बॉन्ड को हटा देना है वहां पे। तो ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर A3। अब A3 में सोचना यहाँ पे है, यहाँ पे जो ABCD अलग करके इस टाइप से कुछ दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे सोचना था तो मैं ये, इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है जो बेंजीन रिंग है, तो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये क्लास में कराया गया क्वेश्चन है ये। और जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो बेंजीन रिंग है, इसका इजिली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं होता है। फिर भी अगर इसका कैटालिटिक हाइड्रोजन कराना होगा बेंजीन का, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हीट का रिक्वायरमेंट होता है, हीट देना होगा वहाँ पे। तब इसका जा करके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो पाता है। तो ये तीनों यहाँ पे क्या होता है, ये काफी स्टेबल है। ABCD जो भी दे रखा है और इसमें जो D दे रखा है, ये बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड नहीं है ये। दैट मीन्स यहाँ पे यही D इजिली हाइड्रोजनेट हो पाएगा। रीजन क्या याद रखना है, ये जो तीनों पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग का, जिसको ABC कुछ दे रखा है, ये क्या होता है, काफी स्टेबल होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या होता है, स्टेबल। और जो स्टेबल है ये इजिली हाइड्रोजनेट नहीं होता, इसको जब हीट करते हैं देन इसका हाइड्रोजनेशन हो पाता है। यहाँ पे जो साइड में D दे रखा है, एक ही मोल दिया हुआ H2, जो एक ही मोल H2 है, इसी को हाइड्रोजनेट करेगा यहाँ पे D को। बिल्कुल, बाकी उसका रीजन अलग है वहां पे, और भी रीजन लोग क्लास में देखेंगे, मैंने बता भी रखा है कि इसमें जो तीनों पाई बॉन्ड होता है वो आपस में कंजुगेशन में होता है, रेजोनेंस में होता है। जब हम लोग GOC पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। अभी तो बस इतना याद रखना है कि बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है जो कि स्टेबल होता है, इसलिए ये जो डबल बॉन्ड ये रिंग के बाहर का है, बेंजीन रिंग के बाहर का, दैट मींस ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेट होगा। क्लियर है? A3 यहाँ पे इस टाइप से सोचना था। B3 की बात करें हम लोग, इसमें B3 में B3 में बोला जा रहा है कि एन अननोन कंपाउंड, नहीं, एक टॉपिक का नेम ही रहता है। जब हम लोग GOC पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एक टॉपिक का नेम ही रहता है रेजोनेंस। जब हम लोग रेजोनेंस टॉपिक पढ़ लेंगे तो फिर ये चीजें तुम्हें क्लियर हो पाएगा कि ये स्टेबल क्यों होता है और एरोमेटिक कैसे चेक करते हैं, वो जब हम लोग GOC पढ़ेंगे। इसकी अभी जरूरत नहीं है, अभी बस इतना याद रखना कि मैंने बताया कि स्टेबल होता है एरोमेटिक के कारण। चलो ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर B3। अब इसमें बोला जा रहा है कि एन अननोन कंपाउंड ऑन ओजोनोलिसिस टू गिव एसिड C3H6O2 and a ketone C4H2H8O। From this information identify structure of unknown compound। अब देखना कि यहाँ पे अब शेखर पूछ रहा है कि सर इसी नेम के बेसिस पे हमारे इंस्टीट्यूट का जो जहाँ पे पढ़ा था उसे नेम दिया गया है, नहीं। चलो इसके पीछे अलग कहानी है। अब किस रेजोनेंस जो है तुम्हारा नाम क्यों दिया गया यहाँ पे इंस्टीट्यूट का, वो तो बहुत पुराना कहानी है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, मतलब कोटा से है, तुम लोग को इतना तो पता है। और इसके जो मेन डायरेक्टर है कोटा के, उनका नेम पता है तुम्हें कोटा में? No, sir. नहीं पता? No, sir. बताओ, पता है तो। इसके जो मेन जो कोटा के, हाँ बताओ। वर्मा सर। चलो ठीक है, कुछ तो आइडिया है तुम्हें। फुल फॉर्म जो होता है सर का RKV सर, शॉर्ट फॉर्म होता है, जो भी लोग हैं सबका शॉर्ट, रामकृष्ण वर्मा, जो कि IT चेन्नई से पास आउट है। उसमें अगर देखोगे रेजिडेंस का अगर लोगो देखे होगे तुम लोग, ऐसा कुछ रेजिडेंस का लोगो दिया गया है। यस सर। ऐसा Yes, जो sir. रेजिडेंस का लोगो दिया गया है, जब तुम 12th में जाओगे एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में तुम्हें इलेक्ट्रिकल फील्ड आता है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जब पढ़ोगे उसमें ग्राफ इस टाइप से तुम्हें दिखता है वहां पे। और RKV सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, ना भी अगर नहीं पता तो इतना बता दूं, वो जो
इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये ग्राफ आता है इस टाइप से, उसी के बेसिस पे लोगो दिया गया है। और फिजिक्स में भी वहां पे एक टर्म आता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस नाम जो पढ़ा है फिजिक्स में भी ये पढ़ना होता है, 12th में पढ़ोगे ये चीजें। और इसका जो लोगो आता है ग्राफ ड्रॉ करना होता है, इसमें इस टाइप से यहाँ पे आ पाता है इसका ग्राफ, उसी बेसिस पे लोगो भी दिया गया है। चलो ठीक है। Yes. हाँ, क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं sir. अब ये वो तो अपना नेम दे दिया गया, अब इसके पीछे हम लोग नहीं जा रहे हैं, इतना मैंने बता दिया। अगर इतना ध्यान रखना है तो वो सफिशियंट है। बाकी ये लोगों के साथ जब इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिक्स में, तो वो चीजें आ पाएगा तुम्हें। तो ठीक है, बाकी ये नेम वगैरह जो मतलब जो पूरे हेड करता है, मतलब रेजिडेंस को, कोटा के जो हेड है, मतलब कोटा में और पूरे जितने भी सेंटर ऑल ओवर इंडिया हैं। ये रामकृष्ण वर्मा सर हैं, आरकेवी सर, जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, खुद एक टीचर भी हैं। ये फिजिक्स में भी तुम्हें रेजोनेंस एक टर्म आता है, रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो वहां से आता है ये चीजें। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो अलग पार्ट हो गया। और ये जो टॉपिक है रेजोनेंस, केमिस्ट्री में डिटेल में आता है जब हम लोग जीओसी पढ़ेंगे, और कुछ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर B3 देखना था हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर B3 में एक एसिड दे रखा है C3H6O2, और दूसरा जो कंपाउंड है C4H8O। दैट मीन्स इसमें जो ऑक्सीजन आ रहा है तुम्हारा, इसमें एक ऑक्सीजन, और ये क्या बोला जा रहा है, कीटोन। और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स दो ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे। इसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करो इसका, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, अगर एसिड है तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। तो C3H6O2 का ये आ जाएगा। C4H2O, ये जो कीटोन आ रहा है यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें ऑप्शन से चेक करना है कि किस ऑप्शन का ओजोनोलिसिस करें, जो कि ये दोनों कोड मिल जाए यहाँ पे। ऑप्शन से चेक करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH2CH2 अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करो, और यहाँ पे मिल क्या रहा है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। तो कौन सा ओजोनोलिसिस कराया जा रहा होगा, ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव? सोचो इसमें। सही है, नहीं सर, ऑक्सीडेटिव। नहीं, ऑक्सीडेटिव, क्योंकि अल्किन सर का ऑक्सीडेटिव। यहाँ पे जो एक H आ रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन से, ये तुम्हारा क्या आ रहा होगा इसमें, एसिड। बट इस साइड 4 कार्बन आ गया यहाँ पे, अगर एसिड बनेगा, जबकि इसमें 3 ही कार्बन का एसिड दिया गया है, C3। ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। बी ऑप्शन की बात करें, जब भी अगर एसिड आ रहा है और कीटोन आ रहा है और अल्किन का ओजोनोलिसिस कराया जा रहा है, तो अल्किन का ओजोनोलिसिस जब भी होगा, वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा, तभी वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन पाएगा। रिडक्टिव ऑक्सीडेट ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में कभी भी एसिड नहीं बनता, वो कीटोन और एल्डिहाइड फॉर्म होता है वहाँ। बी ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पे, CH3CH2 CCH3 डबल बॉन्ड O प्लस, देखते हैं ये फाइव को हम लोग देखेंगे अभी, चलिए इसको हम लोग कर लें पहले। ये क्या होगा तुम्हारा, C डबल बॉन्ड O, बट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से, बी ऑप्शन को ध्यान से देखो, H कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड CH, वो जो H है यहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है OH में, और ये CH2CH3, ये प्रोपेनोइक एसिड ये आ पा रहा है तुम्हारा, और C4H8O ये आ पा रहा है। आई थिंक आंसर बी होगा, चेक कर लो, आंसर बी आ रहा होगा। जब उसी बी ऑप्शन का यस सर भी। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तो ये दोनों कंपोनेंट मिल पा रहा है। तो जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन का ही ओजोनोलिसिस करा करके चेक कर लेना।
इसमें तुम्हारा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना था वहां पे। तो सिंपली यहाँ पे चेक करना था कि इसमें 4 कार्बन, इस साइड 3 कार्बन, तो जो एसिड फॉर्म हो रहा है उसमें 3 कार्बन का है और जो कीटोन फॉर्म हो रहा है उसमें 4 कार्बन है। तो यहाँ पर अगर ए ऑप्शन से अगर ऑक्सीडेटिव एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे एसिड वाले पार्ट में ही 4 कार्बन आ जाएगा, जबकि यहाँ पे एसिड वाले पार्ट में 3 ही कार्बन दे रखा है क्वेश्चन में, C3H6O2, O2 दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे बी ऑप्शन से अगर चेक करते हैं तो बी ऑप्शन में यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड भी मिल पा रहा है और इसमें कीटोन भी मिल पा रहा है 4 कार्बन। कभी भी अनम्यूट है। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा CH3, तो ऊपर करके देख सकते थे यहाँ पे ये क्या होगा CH, बी ऑप्शन में देखोगे तो ये क्या है CH3। अब इसको डायरेक्टली कर सकते थे इस टाइप से, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसको ब्रेक कर दो कि अपने आप ये दोनों कंपोनेंट मिल जाता है तुम्हें जो चाहिए फाइनल प्रोडक्ट में दे रखा है। बाकी और किसी CND ऑप्शन से ऐसा पॉसिबल नहीं है वहां पर। अब देखते हैं यहाँ पे इसका, अगर डी ऑप्शन को अगर चेक करोगे, किसी और ऑप्शन को अगर जाते हैं वहां पे हम लोग B3 में, डी से तो आ ही रहा है इसमें। अब देखो देखिए डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में एक डबल बॉन्ड, बट उसमें दोनों साइड से क्या मिल जाएगा तुम्हें, कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा वहां पर। और सी ऑप्शन में भी दोनों साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि एक कीटोन चाहिए वहां पे, दैट मींस ये भी पॉसिबल है। तो ठीक है, हम लोग A5 भी देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर A5 में बोला जा रहा है यहाँ पे द नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। तो टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन पहले लिख लो यहाँ पे, और इसके रिस्पेक्ट में टेट्रामिथाइल पोजीशन नहीं दे रखा है, दैट मींस यहीं पे एक मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे, एक यहाँ पे मिथाइल, एक यहाँ पे मिथाइल और एक यहाँ पे मिथाइल आ जाता तुम्हारा। पोजीशन नहीं दे रखा है 2,2,3,3। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, ये सेकंड एंड थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होगा। 1 और 4 पे लगा देते अगर, तो बोलो सर यहाँ पे नहीं लगा सकते क्या, यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का हो जाता तुम्हारा 1 2 3 4 5, जबकि मेन चेन कितने का रखना है 4 का ही, 4 यहाँ पे ही मिथाइल को लगाना। अब जब इसका मोनोक्लोरेशन करोगे, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये क्लास में हम लोग किए हुए हैं, इसमें क्या होगा एक ही टाइप का प्रेजेंट है। आंसर क्या आता है इसका यहाँ पे 1, 1 दैट मींस 4, डी ऑप्शन। तो ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट है इसमें B4। देखो B4 तक हम लोग क्लास में लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए हुए थे, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करना है इसको। B4 इसमें क्या दिया गया यहाँ पे C8H14, O3 दे दिया है, दैट मींस ओजोनोलिसिस है। और नीचे क्या दिया गया तो मैं इसमें H2Ni, C8H16। अब देखोगे यहाँ पे C8H14 से C8H16 हो गया है, तो कितना हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एक ही H2 मॉलिक्यूल ऐड हुआ है यहाँ पे, और एक ही H2 मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक ही पाई बॉन्ड रहा होगा उस कंपाउंड में, इस अल्कीन में जो भी है यहाँ पे। और जब C2H16 हो गया, इसमें क्या है Cl2H न्यू। इसमें बोला जा रहा है कि ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का मीनिंग क्या रहेगा, इसमें पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ M, जो M यहाँ पे दे रखा है स्टार्टिंग में, ऑप्शन से चेक करो। इसमें मान लो कि इसमें ABCD जो दे रखा है वहां पे, ABCD सबका तुम लोग हाइड्रोजनेशन कर दो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और कैटालिटिक हाइड्रोजन में क्या करते हैं हम लोग,
पाई बॉन्ड को हटा देते हैं, जैसे पाई बॉन्ड को हटाओगे ABCD में से चेक करना है, ओनली वन मोनोक्लोरो किस में मिल पाएगा तुम्हें, एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट तो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि उसमें एक ही टाइप का तुम्हें हाइड्रोजन मिल पाएगा वहां पे, बाकी ए बी डी में तुम्हें डिफरेंट मिलेगा, एक से ज्यादा ही मिलेगा। तो इस सब का आंसर तो क्या आता है उसमें सी, वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन, वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन किसमें मिलता तुम्हें, सी ऑप्शन में। क्लियर है? दैट मीन्स एम जो होगा वहां पे सी आ जाता है यहाँ पे। चलो ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तब सोच सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ पार्ट हम लोग देखें इसमें। तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें, फर्स्ट पार्ट था स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, सेकंड पार्ट है इसमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान से सुन लोगे यहाँ पे पहले, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये POC। अब जो POC जो टॉपिक है यहाँ पे बेसिकली ये 12th का टॉपिक है तुम्हारे एक्चुअल में। अब बोलो सर इसको 11th में क्यों पढ़ा रहे हैं आप, तो 11th में इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब तुम स्कूल कॉलेज जा रहे हो तभी तो घर पे बैठे हो, तो वहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिकल भी देना होता है, और जब प्रैक्टिकल करते हो स्कूल कॉलेज में तो तुम्हें इसका थ्योरी कम से कम पता हो, क्योंकि रेजिडेंस में तो इसका प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं कराया जाएगा तुम्हें, बट यहाँ पे थ्योरी क्लास में हो जाता है, उसके बाद तुम इजिली स्कूल या कॉलेज में अगर प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे तुम जाकर के प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये थ्योरी यहाँ पे 11th में इसलिए कराया जाता है कि प्रैक्टिकल जब करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आए तुम्हें, स्कूल या कॉलेज में अगर कहीं करते हो, इसलिए 12th का पार्ट यहाँ पे करा दिया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे ये चीजें जो हम लोग POC में पढ़ेंगे ये डिटेल में विथ मैकेनिज्म इसका कि कैसे कैसे होता है वो 12th में आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग टेस्ट की बात करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एक लोग पढ़े थे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कौन जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ रहा था, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है उसका हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि एल्डिहाइड के, अब मान लो कि टेस्ट का बोलने का मीनिंग क्या है, तुम्हें एक बीकर में अल्कोहल भी दे दिया गया है, एक बीकर में एल्डिहाइड भी दे दिया गया है, और एक बीकर में एसिड भी दे दिया गया है, तो उसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है कि किस बीकर में अल्कोहल रखा गया है, वो कैसे पता करोगे, उसके लिए फिर टेस्ट करना है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा वहां पे। कुछ और भी एसिड्स वगैरह कुछ रिएजेंट कुछ अलग से मिक्सर उस तीनों बीकर में डालोगे वहां पे, तो फिर उसमें कुछ चीजें पता चल पाता है कौन सा किस कलर का आ रहा है। इस चैप्टर में हम लोग यही चीजें पढ़ने वाले हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा टेस्ट देगा, उसका नेम क्या रहेगा, और कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा अल्कोहल है, कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा एसिड है। सर इससे जी मेंस में क्वेश्चंस आते हैं? बिल्कुल आते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कुछ पार्ट यहाँ पे मेमोराइज करने वाला भी है, इस पार्ट में जो पूछ रहे हो सर इसमें इसमें कुछ हम लोग जो 12th डिटेल में समझेंगे वो 12th में आएगा, बट यहाँ पे कुछ तुम्हें मेमोराइज करना है और बहुत आसान सा है, बस एक टेस्ट याद रखना है तुम्हें, अल्कोहल के लिए टेस्ट होता है उसका नेम याद रख लेना है, और वो क्या कलर शो करता है वो याद रखना होता है, एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट देता है वो याद रखना है। कि जितना फंक्शनल ग्रुप आ रहा था तुम्हारा, ट्वेल्व फंक्शनल ग्रुप, सबके लिए एक एक टेस्ट है वहां पे, किसी एक आध के लिए एक से ज्यादा भी है, बट मेनली एक एक टेस्ट तो कम से कम सबके लिए है ही। क्लियर है? यहाँ पे जो POC वाले पार्ट में है ये काफी आसान सा पार्ट है, बट थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला पार्ट है यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट है इसमें टेस्ट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन, टेस्ट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन
और एक्टिव हाइड्रोजन। दैट मींस एक ही को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन बोलो या फिर एक्टिव हाइड्रोजन। अब सब लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे होगे एसिड बेस। यहाँ पे देखना कि अगर कोई कंपाउंड है वो एसिडिक, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए टेस्ट होता है और उस टेस्ट को बोलते हैं हम लोग सोडियम मेटल टेस्ट। ये तुम्हारा मेन हेडिंग आ गया। इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन को पता करते हैं उसके लिए जो टेस्ट है उसको बोलते हैं सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट। अब देखोगे, मान लेते हैं कि किसी कंपाउंड्स में ROH है, यहाँ पे एक पॉइंट, इसमें पहले एक नोट लिख लोगे यहाँ पे। If hydrogen is connected with, if hydrogen is connected with, if hydrogen is connected, is directly connected with higher electronegative atom, higher electronegative atom। अब यहाँ पर भी एक टर्म आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब पीरियोडिक टेबल आएगा तो वहां पर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ लोग नेम सुने भी होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, 10th में पढ़े होगे ऐसा कुछ। यस सर। तो ठीक है, पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो भी बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा इसका। यहाँ पे याद रखना कि हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन ब्रैकेट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, sp कार्बन और एक्टिव मिथाइलिन, और एक्टिव मिथाइलिन। If hydrogen is directly connected with higher electronegative atom, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इसको अलग कर लोगे यहाँ पे। And active methylene is called, सर वो CSP क्या है? is called acidic hydrogen। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और sp क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी उसको। If hydrogen is directly connected with higher electronegative atom, that means अगर हाइड्रोजन कहीं भी किसी कंपाउंड्स में डायरेक्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, कैपिटल X का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, चाहे वो क्लोरीन हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से कोई भी रहे। और ये sp का मतलब है कि कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो। वो पढ़े थे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3। sp2 sp3 वाला नहीं रहेगा, तो मेनली क्या रहेगा? sp कार्बन से कनेक्टेड हो हाइड्रोजन। एग्जांपल देखेंगे अभी हम लोग। एंड एक्टिव मिथाइलिन, ये क्या होता है ये भी हम लोग चेक करेंगे एग्जांपल में क्या होता है। इसमें यहाँ पे सिंपली ये याद रखते हो कि हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन और sp कार्बन से कनेक्टेड है, उसी उस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन या फिर एक्टिव हाइड्रोजन। अब देखते हैं इस पॉइंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे। ये ROH है, ये R क्या, कोई भी कार्बन चेन होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। अब यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट को रीड करो और उसके बेसिस पे बताना है तुम्हें ये जो H है वो एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। ये H एसिडिक हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा? यस सर है। कैसे Yes. समझना है कि ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे, और ऑक्सीजन से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है दैट मींस एसिडिक हाइड्रोजन। ये तो थ्योरेटिकल वे में पता चल गया मुझे, ये तो थ्योरेटिकल वे में पता चला कि एसिडिक हाइड्रोजन है। प्रैक्टिकल वे कैसे करेंगे इसका यहाँ पे? तो प्रैक्टिकल वे अगर देखोगे इसमें यहाँ पे इस अल्कोहल का मुझे नहीं पता है कि इसमें कौन सा कंपाउंड है, ये इवन अल्कोहल भी है या नहीं है। इस कंपाउंड का रिएक्शन करा दो तुम सोडियम के साथ,
सोडियम मेटल, और जैसे इसका रिएक्शन होता है यहाँ पे है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो RO माइनस और Na प्लस प्लस हाफ H2। और इस एरो का मतलब क्या होता है, मैं डिटेल में मिक्सअप पे आते हैं कैसे आ रहा है, तुम्हें पता ना किस एरो का मीनिंग क्या है यहाँ पे। इवॉल्व, गैस इवॉल्व होना, रिलीज। तो ये गैसियस फॉर्म में रिएक्शन से बाहर चला जाता है। और इस एरो का मतलब क्या है, अगर इस टाइप से कुछ दिया गया यहाँ पे, फॉर्म हुआ, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब। नहीं, यहाँ पे देखना है कि हम लोग ऑर्गेनिक नॉर्म में जब भी ये एरो यूज किया जाए उसका मीनिंग होता है सर बिल्कुल सही ऐसा, इसका मतलब क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आउट। ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट आउट, पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहा है, सॉलिड फेज में जा रहा है वो, और ये गैसियस फॉर्म में रिएक्शन से बाहर जा रहा है। मान लो कि यहाँ पे कोई भी कंपाउंड हो, तुम्हारा AgCl लिखा हो और उसके नीचे AgCl और इस टाइप का एरो यूज किया रहे हैं, लेट मी सी AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, पीपीटी फॉर्म कर रहा है। चलो ठीक है, सर ये इक्वेशन सोडियम मेटल टेस्ट में लिखना है ना? मैं रिएक्शन पे आता हूँ अभी। कैसे रहा, एरो के ऊपर लिखा गया सोडियम, यहाँ पे बेसिकली ये सोडियम, ये जो कंपाउंड उसके साथ रिएक्ट करता है उसमें मैं आता हूँ, बस अभी तो मैं एरो के बारे में बता रहा था। अब देखना यहाँ पे, अगर इसके हम लोग मिक्सचर की बात करें, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, ये आ कैसे रहा होगा, यहाँ पे इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं अभी तक तुम्हें नहीं पता था कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ओजोनोलिसिस और हेलोजनेशन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जब सेक्शन ए बी सॉल्व कर लिए तो तुम्हें आइडिया लग गया, इसका भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा। एक लेक्चर तुम लोग कुछ पढ़ने पहले, मैं रिएक्शन रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्शन तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ही नहीं, मैं रिएक्शन पे आता हूँ अभी। अब यहाँ पे देखने की जो सोडियम है वो क्या एक मेटल है, और मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का या गेन करने का। लूज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला गया। इसमें ये तो सिंपल सा है कि कोई भी मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये आता है, ये जो तुम्हारा ROH है यहाँ पे, अब इसमें थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा तुम्हें। ROH और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो तुम लोग पढ़े होगे 10th में, pH इक्वल टू, pH को कैसे डिफाइन करते हो लॉ, इसमें क्या बोलते हो pH को, तो 10th में पढ़े होगे pH को कैसे डिफाइन करोगे। पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ बताओ, नेगेटिव ऑफ लॉग, इसका कंसंट्रेशन लेते हो यहाँ पे, ऐसा कुछ पढ़े होगे 10th में सब लोग। pH को जो डिफाइन करते हैं, माइनस ऑफ लॉग H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इस सिंबल का मतलब क्या है, H प्लस कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, तुम लोग एक टर्म पढ़े हो गए, पता नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में ये पढ़े तुम लोग, मोलरिटी, ऐसा कुछ पढ़े फिजिकल केमिस्ट्री में। नो सर। नहीं नो सर। सर। सर आएगा वो, तुम लोगों में भी आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। मोल कंसेप्ट तो शुरू हो गया तुम लोगों का, अगर मोल कंसेप्ट बेसिक शुरू हो वो है गया तो टर्म भी जल्दी आ जाएगा, मोलरिटी। चलो उसको हटाओ यहाँ पे, अगर नहीं पढ़े, या 10th में pH भी अगर डिफाइन नहीं किए हो, ऐसा कुछ पढ़े। नो सर, रिवाइज था सिलेबस से। ओके, वो हटा दिया गया था। यस सर। ओके, रिड्यूस सिलेबस किया गया था Yes, वहाँ पे। sir. चलो ठीक है, बट जब तुम मेंस दोगे, एडवांस दोगे, तो यहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो फिजिकल केमिस्ट्री में जब तुम पढ़ोगे केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पे फिर चीजें आएगा वो। बट अगर 10th में पढ़े होते तो फिर वहाँ पे तो ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखना कि H जो है ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे है, इसमें जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जो हम लोग टर्म यूज कर रहे थे, वो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। तो इस कोवैलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है वो ऑक्सीजन की तरफ होता है यहाँ पे।
तो सिंपली यहाँ पे याद रखना है कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तुम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कुछ लोग नहीं पढ़े हो गए, तो सिंपली याद रखना कि ये जो बॉन्ड है ये डिसोसिएट हो जाता है यहाँ पे, और जैसे ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो ये H प्लस के फॉर्म में बाहर जाता है। और H प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ये बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H प्लस। जीरो जीरो, एक ही इलेक्ट्रॉन था H के पास और वो भी एक Zero. इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो जीरो। यहाँ पे जो H होता है वो H प्लस के ही फॉर्म में बाहर जाता है, और जब H प्लस के फॉर्म में बाहर जाता है तो फिर इस pH को डिफाइन किया जाता है कि कितना H प्लस बाहर जा रहा है और उसका कंसंट्रेशन क्या है, तो फिर किसी एसिड का pH डिफाइन होता है। वो अलग पार्ट है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली याद रखना जब ये H प्लस के फॉर्म में बाहर जा रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर जा रहा है, और वो हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगा फिर, वो एक इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के बाहर जा रहा है हाइड्रोजन, वो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाता है यहाँ पे। और जब वही एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएगा तो किसी एटम पे अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है कहीं से, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। किसी भी एटम पर एक इलेक्ट्रॉन आता है एक्स्ट्रा, उस पर क्या रहेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक H प्लस के बाहर जा रहा है। तो जब ये OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है वो H प्लस और O माइनस। बाकी जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लेंगे या pH अगर पढ़े रहते हैं तुम लोग 10th में, और ये इजीली समझ में आ पाता है। यहाँ पे बस याद रखना कि OH बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है O माइनस और H प्लस। सब pH स्केल पर वो लॉग वाला नहीं पढ़ना। तो pH स्केल पढ़े हैं, तो pH को डिफाइन कैसे करते हो यहाँ पे, Yes, sir. ये तो pH स्केल तो पढ़े, सही है। pH में जो तुम So लोग power of बताते हो, hydrogen था तो हाँ बताओ। so power of hydrogen pH scale. pH स्केल तो है, उसमें अलग अलग pH स्केल है कि 7 से कम तो एसिड, 7 से ज्यादा तो बेस, वो सब तो ठीक है। बट pH का जो न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन करोगे वो तुम्हें यहाँ पे आएगा अभी नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। कितना, एक तो जो भी तुम्हारा सॉल्वेंट है उसमें H प्लस कितना कंसंट्रेशन, उसके बेसिस पे pH का वैल्यू निकाला जाता है। ये तुम्हें यहाँ पे पढ़ाया जाएगा डिटेल में। ये मेंस कैसे आया तो फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे, मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं था। बस एक ये बॉन्ड को ब्रेक करना है और ये O माइनस और H प्लस याद रखना है, बाकी वो pH वगैरह सब फिजिकल केमिस्ट्री या मैथ्स में आएगा तुम्हें। अब यहाँ पे क्या करना है, इसी दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप से। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ROH, और ये Na आ रहा है यहाँ पे, और यही दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है तो ये क्या बन जाता है, RO माइनस और Na प्लस, एक एनायन और एक केटायन, RO माइनस Na प्लस, और यहाँ पे H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, और H प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, H, एक नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएगा। और एक इस हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, बता सब लोग। एक हाइड्रोजन एटम है उसको इस टाइप से दिखा सकते हैं हम लोग, हाफ से मल्टीप्लाई करो और 2 यहाँ पे लिख दो, हाफ H2। तो वो एक, उसका मीनिंग क्या, एक ही हाइड्रोजन एटम है जो कि यहाँ पे दिखा रहे थे हम लोग। यहाँ पे याद ये रखना है कि प्रैक्टिकल वे इसमें ये पता करने का है कि किसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, उसका रिएक्शन किसके साथ करा दो, सोडियम मेटल के साथ। और आफ्टर रिएक्शन विद सोडियम मेटल अगर वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर पा रहा है, वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो पाएगा, हम लोग समझ पाएंगे, हाइड्रोजन गैस लिख लोगे यहाँ पे, हम लोग समझ पाएंगे कि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वहां पर। सर वो O के ऊपर क्या लिखा है आपने? O के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को सर्कल कर दिया जाता है, या सिंपली वो नेगेटिव ऐसे लिखो। O के ऊपर ये क्या है, नेगेटिव चार्ज को सर्कल कर दिया जाता है जनरली यहाँ पर, या पॉजिटिव चार्ज में लिखते हो तो इस तरीके से कर दिया जाता है।
यहाँ पे देखो ये रिएक्शन नोट करो, इसमें बस एक ही स्टेटमेंट याद रखना था कि किसी कंपाउंड्स में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, ये अगर पता करना है तो उस कंपाउंड का रिएक्शन किसके साथ करा दोगे, सोडियम मेटल के साथ। और जब सोडियम के साथ रिएक्शन अगर होगा और उस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो पाएगा। और हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज नहीं हो रहा है दैट मीन्स उस कंपाउंड में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है वहां पर। क्लियर है सबको ये स्टेटमेंट कि प्रैक्टिकल वे क्या है किसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन पता करने का, उसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा दो और उसमें से अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो पा रहा है हम लोग समझ पाएंगे उस कंपाउंड्स में एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसको कॉपी करो, बाकी लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको भी। और ये तुम्हारा थ्योरेटिकल भी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। बाकी तुम लोगों का टाइमिंग चेंज हो चुका है, ये भी ध्यान रखोगे। पिछले वीक में जो तुम्हारा टाइम टेबल था इस वीक से बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग इसको मैं खुद कंप्लीट नहीं भी लिख देता हूँ। इसका क्या है जो शॉर्ट में लिखा हुआ था, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होता है कि प्रोसेस, ये जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्चुअल में कैसे हो रहा होगा तो हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे। वो क्या था, मैकेनिज्म। दैट मींस कि मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हो फाइनल आंसर लाते हो, उसी तरह इसमें भी आ रहा है कि किसी भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक प्रोसेस, ये जो हाइड्रोजन गैस बन रहा था हाफ H2 वो कैसे एक्चुअल में आ रहा था, इस तरीके से आता है यहाँ पे। यहाँ पे रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें याद क्या रखना है कि अगर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन उसका पता करना है कंपाउंड्स में तो उसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, सोडियम मेटल के साथ, इतना याद रखना है। और उसमें से बाहर क्या जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी एग्जांपल देखेंगे। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है अभी यहाँ पे। और तुम्हारा आज कुछ होमवर्क भी नहीं है, जो पीछे का चीज है नोमेनक्लेचर वगैरह, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसको रिवाइज करना है तुम्हें। कर लिए, कॉपी कर ली सब लोग यहाँ तक? Yes, sir. तो ठीक है, यस सर। तो ठीक है, कॉपी कर ले। तो फिर हम लोग सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी चीज को। बट इस Thank चैप्टर you. इस चैप्टर में तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें जो पीओसी है थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला पार्ट है ये। इसमें थोड़ा सा पेशेंस रख के करोगे तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ के भी सॉल्व कर लोगे। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर यहीं पे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, बाय। बाय। Thank you.